नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का दिन अगर हम कहें तो ये हम सबके, हम जो यहाँ पैनल में जमा हुए हैं, शायद हमारे सबसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे डॉक्टर विक्रम राव जी हैं या कुलदीप अग्निहोत्री जी हो, मुझे लगता है कि इतिहास के जानने वाले और भारतीय परंपरा और भारतीय सनातन से लेके भारतीय संस्कृति और इतिहास को जानने वाले गिने चुने विद्वान अगर देश पे होंगे तो मुझे लगता है प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री उनमें से एक। इस धारा में भारत के धारा को भारत से पहचान कराने वाले में अगर एक कुछ लोगों की नाम की आप चर्चा करें तो उसमें आप कुलदीप अग्निहोत्री का नाम ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप जी भी हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। हमारे साथ अनीता जी हैं जो फील्ड रिपोर्टिंग का मैं समझ रहा हूँ कि दिल्ली में, और एक महिला पत्रकार के होने के नाते भी इन्होंने जो पहचान बनाई है अपने 20-25 साल के टेलीविजन की कैरियर में, हम लोग कह सकते हैं कि ये फाइटर जर्नलिस्ट हैं हम लोगों के साथ में। लेकिन हमारी आज चर्चा जो है वो सीधे आज बाबू कुंवर सिंह जयंती जो बिहार में, मुझे लगता है बरसों बाद बिहार ने एक बड़ा विजय उत्सव के रूप में बाबू कुंवर सिंह की जयंती मना रहे हैं। और बाबू कुंवर सिंह को याद करना और बिहार की सियासत, आप एक जगह देखें, बिहार के साथ साथ अगर आप देखें पूरे देश में पंचायती राज दिवस कल मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से उसकी चर्चाएं चल रही है। लेकिन हम इन सारी चीजों में हम बाबू कुंवर सिंह को क्यों जोड़ते हैं, तो हम इस चीज के लिए एक हम बिहार क्या पूरे देश ऋणी है उनका, कि जो हम आजादी की बात जब कभी करते हैं और हमें कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो हम मुझे लगता है कि वो हमारे बाबू कुंवर सिंह और बाकी जो हमारे ऐसे वीर रहे हैं, अनसंग हीरो रहे हैं, उनके लिए शायद कुछ अपमान सा होता है। एक 85 साल का बूढ़ा आदमी, शेर, जो पूरा अंग्रेज के खिलाफ में लड़ गया और दिखाया अपनी जीवटता बिहार से कि इस अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है, उसे भगाया जा सकता है, उस शासन की अधिनायकवाद को खत्म किया जा सकता है। ये जो अपनी स्पिरिट अपने आने वाली पीढ़ी और नस्लों को दिया है, तो बरसों बरस तक बिहार क्या पूरे देश ने बाबू कुंवर सिंह के उस आदर्श को याद रखा। और एक फाइटर, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, या जो भी एक मुकाबला करने के लिए सामने आए, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, इन सारी चीजों पे हमें अग्निहोत्री जी बेहतर बताएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए गौरव कर सकता हूं उस बिहार की परंपरा से अपने बाबू कुंवर सिंह को लेके कि कुंवर सिंह हमारे बिहार से हैं, और उस बिहार से सरोकार अगर हम सबका है तो मुझे गर्व होता है अपने बाबू कुंवर सिंह की उस परंपरा को। बहुत लोग कुंवर सिंह के उस चीज को नहीं जानते होंगे, तो मुझे लगता है खास करके अपनी नई पीढ़ी को ये बताना कि बाबू कुंवर सिंह एक साधारण जमींदार के रूप में बिहार में और उसके रूप में अंग्रेजों से लड़ने का उनका ये नहीं था, वो अपने आदर्शों को लेकर भी बिहार में जाने जाते हैं। आप गाहे बगाहे अगर आप चर्चा में सुनेंगे तो बाबू कुंवर सिंह की उस दानशीलता के, उनकी महानता की भी चर्चा आप सुनेंगे। एक बार की एक राव साहब एक कहानी मैं कहीं पढ़ी थी कि कुंवर सिंह जब अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे थे गांव में, तो उस समय में होली का त्योहार मनाया जा रहा था। तो खेतों में काम करने वाली महिलाएं जो थी वो कुंवर सिंह पे धूल फेंक के, गीला मिट्टी फेंक के उनको होली का सांकेतिक दे रही थी कि कुंवर सिंह के पास जाएंगे और कुंवर साहब को बोलेंगे कि हमें कुछ बख्शीश दो। लेकिन एक महिला जो थी वो खेत में काम करती रही, वो वहां तक नहीं पहुंची। तो कुंवर सिंह ने उनको बुलाया, उस महिला को बुलाया और उसको पूछा कि तुम क्यों नहीं आई है मुझ पे धूल फेंकने, मेरे से बख्शीश लेने। तो बोला कि आप जिस भोजपुर के जगदीशपुर गांव से है, उसी गांव की मैं बेटी हूं, और एक बेटी अपने चाचा पे कैसे धूल फेंक सकती है, इस लिहाज से मैंने आप पे धूल नहीं फेंका क्योंकि मैं आपकी बेटी लगती हूँ, वो जिस जाति से हो। लेकिन कुंवर सिंह ने उसके साथ में एक रिश्ता जोड़ा कि ये हमारी बेटी है, मेरे गांव की बेटी है, और उसके नाम 200 बीघा जमीन लिखा था और उसको एक जमींदार बनाया था अपने पैरेलल में। पासवान जाति की थी वो महिला। ये बिहार के कॉम्बिनेशन, सोशल कॉम्बिनेशन रहा है। और आज हम बिहार में जिस तरह की जाति के नाम पे और जिस तरह के तांडव हम सामने में देखते हैं, वो भी उस कुंवर सिंह के इस राज में हो रहा है। वो भी उस कुंवर सिंह के उस बिहार में हो रहा है जो आपने सामने में देखा है कि सत्ता और सियासत को लेके जो आज हमारा बिहार स्वाभिमान आंदोलन की एक शीर्षक हेडिंग है कि तुम सत्ता में अपना एक दूसरे का पीठ खुजाओ और सत्ता का मौज लेते रहो। ये भी उस बिहार की परंपरा है बाबू कुंवर सिंह की धरती पे। तो मैं ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाते नहीं हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पैनल में सबसे कम जानकार आदमी मैं ही हूं जो कम से कम इस दशा दिशा और हालात पे बोल सकूं। तो मैं सीधे अग्निहोत्री जी के पास चलता हूं। अग्निहोत्री जी का जरा ये ठीक करवा देना अमित, उनका शायद ये वीडियो शायद गलत ये हो रहा है,
डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि बोलने के समय में वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंवर सिंह के आदर्श और कुंवर सिंह की परंपरा को याद करते हुए, वो परंपरा आज इस देश में आजादी के 75वां साल मनाया जा रहा है। कई ऐसे अनसंग बिहार में ऐसे हीरो रहे हैं जो कुंवर सिंह की परंपरा को, मैं हमारे बिहार स्वाभिमान आंदोलन में कुछ हमारा अमित कुमार है, वो इस तरफ पे काम कर रहा है। भुल्लड़ बाबू जैसे ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन पे वो पुस्तकें निकाल रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बता सके कि जिसका नाम उन्होंने अभी सुना है पार्टी में और पॉलिटिक्स में, उससे हटके भी कई लोग हैं जो बाबू कुंवर सिंह की परंपरा को, आजादी के स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाया है। इस देश ने कभी भी उसको न सम्मान दिया, न उसको सम्मान पाने का कभी एक लालच थी। ऐसे हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जिसका वो एक बुकलेट बना रहा है अमित, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तरफ से, और उस चीज को बहुत जल्दी पब्लिश भी करेगा आजादी के इस 75वें सालगिरह पे। लेकिन मैं कुलकर्णी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि हम इतने कृतज्ञ क्यों हैं? कुलकर्णी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका म्यूट हो गया है। राव साहब, हम सीधे आपसे चलते हैं कि हम ऐसे, हेलो जी बोलिए, सुन रहा हूँ। राव साहब, मैं आपसे सीधे, आपने बिहार को बहुत करीब से देखा है, आपने बिहार के, मुझे लगता है कि पिछले 5 दशक की पत्रकारिता के आपका अपना जो ये रहा है, संघर्ष रहा है, उसमें आपने आधा जवानी तो बिहार में गुजारी है। उन सारी चीजों को देखते हुए, समझते हुए, बिहार अपने कुंवर सिंह के आदर्श को क्यों जिंदा नहीं रख पाया? और ये बिहार इतना फ्रैगमेंटेड सोसाइटी में क्यों बटा हुआ है कि एक टोपी दूसरे को और दूसरे तीसरे को टोपी पहना के सत्ता में अपने बने रहने का सिर्फ एक मॉडल बना रहा है, फार्मूला सेट कर रहा है? कुंवर सिंह इस बिहार से गायब है, ऐसा क्यों हुआ राव साहब? पहले मैं एक चित्र खींच दूं बाबू कुंवर सिंह की। तो मैं पढ़ता था स्कूल में, तो किस्से होते थे, किस्से कि बाबू कुंवर सिंह घोड़े पे सवार भाले से रोटी सेक कर खाते थे। मतलब मजा आ गया सुनने के बाद, ऐसे शौर्य, ऐसे वीर थे वो बाबू कुंवर सिंह। लेकिन मेरा जो आंकलन है आपके सवाल के जवाब में, कि जो क्रांतिकारी रहे आजादी के आंदोलन के, उनकी बड़ी उपेक्षा होती रही। खुद नरेंद्र मोदी भी कई बार इसको कह चुके हैं, चाहे वो 3 मूर्ति का सुधार हो, व्यापक मतदान हो, या 75 साल हो आजादी के, उसमें जो महत्व अब मिल रहा है आकाशवाणी दूरदर्शन से क्रांतिकारियों को, ये बड़े उपेक्षित रहे। अब लोगों को लग रहा है, भारत की जनता को जो रेडियो सुनते हैं, कि इस देश में केवल एक परिवार का योगदान नहीं रहा आजादी की लड़ाई में, बल्कि हर परिवार के लोग, आदिवासी लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, सब लड़े हैं। तो बाबू कुंवर सिंह को उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, इनके बारे में बिहार में कोई इतनी, सिवाय थोड़ा बहुत लिखने के, बताइए पिछले 100 साल में क्या क्या रचना की गई। 1857 के हीरो थे, रानी झांसी पे तो पूरी कविता लिखी गई, दत्तात्रेय टोपे को तो हीरो बनाया पूरा। खैर, किया, जरूरी था ये। लेकिन बाबू कुंवर सिंह के प्रति व्यापक चर्चा न होने के कारण बिहार के लोगों की उपेक्षा, उनकी उदासीनता और उनकी सब चलता है वही लापरवाही, मैं इसी को मानता हूँ। तो बिहार में जो रुचि लेना चाहिए था, आप बताइए, श्री बाबू रहे वहाँ, उनके बाद उग्र बाबू के साथ थे, क्यों नहीं इन लोगों ने सोचा कि एक बड़े पैमाने पर किया जाए? क्या 100 साल पर ही आप करेंगे, पहले नहीं कर सकते? तो बाबू कुंवर सिंह को न केवल बिहार, उन्हें तो भारत के हर स्कूल की किताब में जिक्र होना चाहिए था, उनके बारे में लिखना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था। वो केवल आरा बक्सर के नहीं थे, वो कुंवर सिंह इस देश के थे। उनका उतना ही मत जितना तात्या टोपे के रहा है, जितना रानी झांसी के रहा है, जितना मंगल पांडे के रहा है, उनसे कम नहीं था इन लोगों का। लेकिन अब सवाल के जवाब तो बिहार के जितने मुख्यमंत्री रहे उनको देना चाहिए, शिक्षा मंत्री रहे उनको जवाब देना चाहिए। इस तरह की लापरवाही, उदासीनता, उपेक्षा क्यों हुई एक ऐतिहासिक चरित्र के साथ? इसीलिए मैं मानता हूँ, जब बाबू कुंवर सिंह को मैं पढ़ता हूँ,
तो लगता है कि शेक्सपियर का एक त्रासद हीरो है, एक ट्रैजिक हीरो है शेक्सपियर का, जिसके बारे में अब बताइए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों की गोली लगाई, पूरी बाहें काट दी, अपनी बाह काट दी पूरी, वो गंगा में दर्द डाल सा, दिया। वो भी दर्द सा। 85 साल के आदमी कितना ब्लीडिंग हुई होगी, कितना खून बहा होगा। कल्पना कीजिए इतनी यातना, दुख किसी और ने जंग आजादी में 1857 में देखा है, महसूस किया है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छा। राव साहब, मैं एक बार और अपने गेस्ट का एक इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। शायद हमारा एक कुलकर्णी साहब का कुछ ये नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क से वो बाहर हो गए या फ्रीज हो गया है। एक बार मैं उनसे, कुलकर्णी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रोफेसर साहब नहीं। डॉक्टर अग्निहोत्री दिलीप, सर हैं सर, कुलकर्णी सर सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी, मैं कुलकर्णी साहब, सॉरी, अग्निहोत्री सर। सर मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? नहीं, शायद अग्निहोत्री जी के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं डॉक्टर दिलीप जी आपसे सीधा सवाल पूछूंगा। हमने जिस अपने इंट्रोडक्शन में जिस चर्चा को रखा है, हम कुंवर सिंह के आदर्श हैं, हम उनके जो एक आप कह सकते हैं कि जीवंत पीढ़ी है या नाकाम पीढ़ी है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे रगों में, इस बिहार के रगों में बाबू कुंवर सिंह के उस खून का ये है कि हमारे पास वो जोश जज्बा है कि हम देश को हर समय में एक नया क्रांतिकारी सोच दिया है, हमने हर समय में देश को एक नया आइडिया दिया है। उस बिहार में आज एक फिसड्डी राजनीति और फिसड्डी सियासत में हम कैसे क्यों उलझ गए हैं? क्या हमने उस स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान को भुला दिया है? डॉक्टर दिलीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और भारत बिहार स्वाभिमान मंच का भी जो ये आंदोलन चल रहे हैं, वैचारिक आंदोलन, अग्निहोत्री सर को हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत पर, संस्कृति की विरासत पर उनका बड़ा बेहतरीन शोध है। बाहर और देश विदेश में उन्होंने इस पर काम किया है। राव सर भी अपने विद्वता के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को सहजता के साथ रखते हैं। आप भी और मैडम भी। मैं इस पूरे पैनल में सबसे कह सकते हैं अनुज के तौर पे ये कह रहा हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ इन चीजों को, जो राजनीतिक परिवेश बदला है, और खासकर आप इसको जोड़े मंडल कमंडल से लेकर के अभी तक, उसमें तो एक विशेष राजनीति के तौर पे हमने उसके निहित फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, और जो आपने बहुत शुरू में जो बात कही है कि एक दूसरे की पीठ खुजाते रहो और सत्ता के आनंद को आप अनुभूति करते रहो, वो काफी हद तक सही है। क्योंकि हमने इन सभी चीजों में राजनीतिक मलाई लेने के चक्कर में जो देश के विकास की एक जो भाव होने चाहिए, जो इसेंस होने चाहिए, उसको मिस किया है। तो खासकर उस बिहार की धरती पे, जहां पर दुनिया को विकास के रास्ते दिखाने, आप याद कीजिए कि वैशाली से लेकर गणतंत्र में और फिर नालंदा विश्वविद्यालय तक सिलसिला, ये वो बिहार है, वो बिहार की धरती है जहां कुंवर सिंह ने एक ऐसा पौधारोपण किया विकास का, और विकास की जननी को, क्योंकि उसको समग्रता में देखने की आवश्यकता है। यदि यदि हम उसको एकांगी दृष्टि से देखेंगे तो शायद हमें कुंवर सिंह की योगदान और उसकी समरसता, जो हम कल पंचायती राज व्यवस्था और शासन का विकेंद्रीकरण का एक उत्सव मनाने का हमें कल आयोजन पूरे देश में होगा ही। मुझे मुझे साधुवाद देते हुए गर्व महसूस हो रहा है वर्तमान सरकार का कि उन्होंने उन अनसंग हीरोज का, जो कभी इतिहास ने भुला दिया था, और भारत स्वाभिमान आंदोलन के अमित जी का उनको साधुवाद कि उन अनसंग हीरोज का वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और उस पर एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जातिगत व्यवस्था से लेकर के, और आप मान के चलिए कि जिस तरीके से राजनीतिक निहित लाभ के लिए और सेल्फ, जिसे कहते हैं आत्म आकर्षण में मुग्ध जो राजनीतिक व्यवस्था बनी है, जिसमें स्वयं का लाभ हो, स्वयं का भला हो, किसी एक परिवार का भला हो, उस दृष्टि को ध्यान में रख करके हमने वो बहुत सारी चीजें समझौता कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर ली, जिसमें कुंवर सिंह का एक नाम भी है, उसको भी हमने ध्यान नहीं दिया। और उनकी जिस तरीके से राव साहब उनकी लिगेसी को और उनके इतिहास को एक लाइन खींच करके बता रहे थे, वो सुन करके इतना अच्छा लग रहा था। विनोद जी, आप स्वयं में
उनकी उनकी कहानियों को इतने बेहतर ढंग से पिरो करके आपने दर्शकों के सामने रखा है। मुझे लगता है कि इस पर एक शोध पीठ बनने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल में अग्निहोत्री सर के रहते हुए ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए जिसके वजह से पुराने हम विद्वानों को या पुराने जो हमारे देश के जो जो सरोकार रखने वाले या देश के जो न्यू में जो लोग थे उनको याद किया गया और उनको पुरानी बहुत अच्छा। पुरानी सरकारों में भुला सा दिया था। तो वो शोध पीठ थी, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना केवल करना ही नहीं, उस पर एक एक संरचनात्मक कार्य करना, दुनिया को दिखाना कि उनके क्या कार्य थे और जिसको हमने भुला दिया था। ये सारी चीजें, इसी तरह कुंवर सिंह को लेकर के भी मुझे लगता है, मैं इस मंच से बिहार सरकार से और भारत सरकार से अपील भी करता हूं कि उनके नाम पर एक शोध पीठ कहीं स्थापित किए जाए ताकि उनके जितने बहुत भी अच्छा। कहानियां ये हैं डॉक्टर और साहब बहुत सारी चीजें आपने हैं। आपने एक ऐसी नई चीज बताई है कि मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड बुक डे भी है और जी विश्व पुस्तक दिवस पे आपने जो एक शोध की बात कही है, मुझे लगता है कि हम बिहारियों में जो ज्ञान परंपरा के हम एक थाती रहे हैं, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है, पुस्तकें खास करके। हमने अपने वीर के, अपने धरोहर को, अपने शौर्यवान तेजस्वी ऐसे महापुरुषों को जब से पढ़ना छोड़ दिया है, तब से ही हम ये सियासत की जो जितने भी आप बदरंग चेहरे बिहार में देख रहे हैं, शायद वो उसी का नतीजा है कि हमने अपने आदर्शों, अपने मूल्यों को ही पढ़ना, लिखना, समझना छोड़ दिया है। मैं फिर आप आता हूं आपके पास। मैं एक बार अनीता जी से एक इंट्रोडक्टरी अपना रिमार्क लेते हुए उसके बाद आगे आता हूं। अनीता जी, कल का दिन जो है वो आजादी के 75वां दिवस हम मना रहे हैं, देश मना रहा है, और उसके साथ में हम बाबू कुंवर सिंह की आज जयंती है। और इन सारी चर्चाओं के बीच में कल पंचायती राज दिवस पे भी देश में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ग्राम स्वराज और ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात जब हुई थी अनीता जी, तो मुझे लगा था कि गांधी बाबा का भी यही सपना था कि ग्राम स्वराज से ही इस देश की तरक्की निहित है। लेकिन आज के दौर में जब आप बिहार जाएंगे तो मुझे लगता है, मैं हो सकता है कि मे बी रॉन्ग, मुझे लगता है कि पंचायती राज मतलब मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। आपने अपने करियर में जब कभी भी आप रिपोर्टिंग में बिहार गए हो और इस तरह के जो पंचायती राज निजाम की व्यवस्था देखी हो, तो आपका लगता नहीं था कि ये ऐसी पंचायती राज न हो तो अच्छा है? अनीता जी, एक तो मैं इस बात पे बहुत दुखी रही कि 75वां साल अमृत उत्सव के रूप में मनाया गया, तब हमारे अनसंग हीरोज को याद किया गया। उसमें भी बिहार के बाबू कुंवर सिंह का नंबर जो है बहुत बाद में आया। मतलब बीजेपी सरकार को भी जयंती तो हर साल आती है, लेकिन बीजेपी सरकार को भी बाबू कुंवर सिंह को याद करते करते 7 साल लगे। तो लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो इसलिए हम लोगों को शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि आप आए तो सही, हमारे उस 1857 के उस हीरो को याद करने के लिए, जिनको जो उम्र में भले ही बाकी सबसे, जब मंगल पांडे ने हुंकार भरी थी तो बाबू कुंवर सिंह ने उसको अंजाम तक पहुंचाया था। और गुरिल्ला वार में कहते हैं कि शिवाजी महाराज के बाद अगर किसी ने उस वॉर को एक 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 अंजाम तक पहुंचाया तो बाबू कुंवर सिंह थे। और देखिए, उनकी मातृभक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेजों की गोली जब उनको लगी तो उन्होंने अपने तलवार से उस हाथ को काट दिया था कि मुझे वो बाजू नहीं चाहिए जिसमें अंग्रेज सेना की गोली लगी हुई है और मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता हूँ। तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। पंचायती राज के हमारे, चाहे बिरसा मुंडा हो चाहे बाबू कुंवर सिंह हो, उनको बहुत देर से सम्मान मिला, लेकिन मिल रहा है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, फक्र की बात है। पंचायती राज की आप बात करें, पंचायती राज को लेकर के अगर हम देखें तो बिहार को अगर देखें, बिहार जो पहले झारखंड भी उसमें शामिल था, सबसे बड़ा वो राज्य है जो ग्रामीण राज्य जिसको कहा जाए, जहां पे पंचायती राज के मायने अगर उसको सही मायनों में इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज उस राज्य की रूपरेखा कुछ अलग होती। लेकिन पता नहीं क्यों, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जब बात नियमों को लागू करने की होती है तो बिहार का नंबर फिर सबसे पीछे चला जाता है। और पंचायती राज बिहार के जमीन पे तो कम से कम आपको कागजों में जरूर दिखेगा, जमीन पे आपको अभी भी नहीं देखने को मिलेगा, जहां तक मैंने देखा है।
वहां के लोगों से ही पूछिए ना, जिनके लिए ये पंचायती राज बनाए जाते हैं, ये पॉलिसी बनाई जाती है, क्या उनको पता है कि उनके लिए एक पंचायती राज नाम का भी एक नीति है जो उन तक पहुंचाने के लिए काम करता है, उन तक पहुंचने के लिए उनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है। उनको पंचायती राज पता ही नहीं। आप गांव में जाके पूछिए कि पंचायती राज कुछ है क्या, वो बोलेंगे कि नहीं हमको नहीं पता है क्या है ये। अच्छा, वो ये भी बोल देंगे कि हो सकता है कि मोदी कुछ नया नियम लाया होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पंचायती राज कितनी पुरानी नीति है और किस गांव के को मद्देनजर रखते हुए इस नीति को बनाया गया, और ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट को लेकर के, मतलब सबसे छोटी निकाय को बनाते हुए उस पर किस तरह से सरकार के नियमों को लागू किया जाए और सरकारी जो पॉलिसीज है वो जन जन तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था की गई, ताकि हमारे किसान भाई, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई हैं, हमारे गरीब लोग जो है वो इस देश में अपनी अहम भूमिका और इस देश में के पहली पंक्ति में आने की जो शुरुआत है उसको शुरू कर सके। लेकिन पंचायती राज आज हम लोग तो फिर भी जानते हैं, आज की जनरेशन से पूछिए, उनके किताब में, उनके सिविक्स की किताब में, जिसको कि नागरिक साइंस बोला जाता था, नागरिक विज्ञान बोला जाता था, हम लोग तो पढ़े हैं ना, पंचायती राज भी एक सिस्टम होता है जो हमारे देश में काम करता है। लेकिन क्या उन बच्चों को पता है कि उनके लिए उनके देश में एक पंचायती राज, पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं, बहुत उनको अच्छा। पता है कि पंचायती राज कुछ चीज होती है जो इस नाम से एग्जिस्ट करता है और जो लोगों के लिए जमीन पर काम करने के लिए ये बना हुआ नियम है, और इसके तहत क्या क्या सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाती हैं। तो ये दुख की बात है, हम भले ये बोलते हैं कि हम ग्रामीण इलाकों को लेकर के अपनी नीतियों को तय करते हैं, हम किसानों को लेकर के अपनी नीतियों को तय करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी नीति होती है, जो उससे सच में लोगों को फायदा पहुंच सकता है, हम उस नीति में कहीं ना कहीं उसको छुपा के कागजों में रखे रहते हैं कि शायद पता नहीं किसकी बुरी नजर लग जाए और वो नीति जो है अनीता जी, मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक फोरम में आके इतना सच का बखान आज तक कोई किया होगा जितनी सच आपने पंचायती राज का आईना दिखाया है, खास करके बिहार के संदर्भ में। अग्निहोत्री जी को शायद हम अभी भी सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, शायद सुन पा रहे हैं अग्निहोत्री जी? नहीं, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अमित यार। चलो मैं राव साहब के पास आता हूँ एक बार फिर से। राव साहब, मेरा जो अनुभव है अभी जम्मू कश्मीर। हेलो, एक मिनट अग्निहोत्री सर, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार इनको ये बना के प्लग ऑफ करके और उसके बाद दूसरी बार से कनेक्ट करो, शायद हो जाए। एक बार कोशिश कर लो अमित। ये उनका अग्निहोत्री जी को सुनना जरूरी भी है, बहुत दिन के बाद हम लोग के साथ शामिल हुए हैं। एनीवे, मैं तब तक राव साहब के साथ चलता हूं कि राव साहब, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि करने से क्या नहीं होता है। मेरा अनुभव जो है बिहार का, एक जगह मैंने जो अभी देखा है जो अनीता जी बता रही थी, और दूसरी जगह मेरा पर्सनल अनुभव एक्सपीरियंस है जम्मू कश्मीर को पंचायती राज देखने का। कल प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं राव साहब, और पंचायती राज दिवस पे वहीं से पूरे देश को भी संबोधित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा का के जाने से, गवर्नर एज एलजी के वहां होने के बाद, पंचायती राज को ग्रास रूट डेमोक्रेसी में मुझे एक एक्सपेरिमेंट जन भागीदारी का, सामाजिक भागीदारी का बना के, अगर जम्मू कश्मीर सही मायने में आज ये प्रोग्रेस में के रास्ते पे चल पड़ा है, या जम्मू कश्मीर का जो माहौल आप बदलते हुए दिख रहे हैं, उसमें अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो सिर्फ पंचायती राज का है। एक पंचायती राज ने जम्मू कश्मीर की सियासत की, विकास की तस्वीर बदल दी है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो लोगों की भागीदारी है, पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। और ये काम मनोज सिन्हा ने सिर्फ 2 साल में किया है राव साहब। क्या ये काम राजीव गांधी के, आप पंचायती राज अमेंडमेंट 73, 74 अमेंडमेंट एक्ट को याद कीजिए और आज बिहार यूपी की हालत को याद कीजिए, क्या वाकई में ये सामाजिक भागीदारी नहीं बन सकती थी क्या राव साहब? विनोद भाई, जब राजीव गांधी ने वो ऐतिहासिक बयान दिया था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे ही जाते हैं गांव में, वो लोगों ने कहा कि वो सच बोल रहे हैं।
लेकिन वो अपने शासन की नकारेपन को उच्चरित कर रहे थे, बता रहे थे। ये कोई कहने की बात है? क्या कदम उठाए आपने? उसे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं 100 पैसे पूरे खर्च हुए? ये सवाल है, इसका जवाब देना होगा, न कि ये कहना कि ऐसी ऐसी गलती हो गई है। मैं बताऊं आपको, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देना पड़ेगा इस बात, देखना पड़ेगा इस बात को। पंचायत राज पे हमला सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने किया था। भारत की भाषा पे, भारत के इतिहास लेखन पर और पंचायत प्रथा पे। क्योंकि तमाम राज्य महाराजे आए चले गए, लेकिन पंचायत की वजह से भारत की एक सूत्रता, एकता और प्रगति बनी रही। ये ऐतिहासिक तथ्य से जानते इस चीज को, लेकिन ये एक खौफ तो रहा, एक नुकसान तो होता रहा। अच्छा, फिर ले लीजिए पंचायत राज एक्ट ऑफ 73 की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आजादी के बाद जब गांधी जी खुद कहते थे कि 7 लाख गांव इस देश में, वहां से शुरुआत करो। आपको बताऊं, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नेहरू की किताब है, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने तमाम चिट्ठियों को रिप्रोड्यूस किया है, छापा है, जिसमें गांधी जी की चिट्ठी है, वो पढ़ने लायक है। वो बल्कि हर नेता को पढ़ना चाहिए। उसमें साफ लिखा है, नेहरू जवाब दे रहे गांधी जी को कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, हमें औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास करना पड़ेगा। कृषि और बाकी जो ग्रामीण क्रांति है, प्रगति है, वो बाद में आएगी। तो इस पर लोहिया ने हमला किया था कि आप चाहते हैं समाज का एक तबका ऊपर उठे, दूसरा तबका नीचे पड़ा रहे? अरे सबको एक साथ उठना चाहिए ऊपर, तभी तो देश एक होगा, देश की प्रगति होगी। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये एक वैचारिक स्पष्टता थी जो भारत में नहीं थी उस वक्त, और इसीलिए ये लॉपसाइडेड, ये संतुलन टूट गया कि क्या चीज पहले है। आप गरीबी नहीं हटाएंगे, शहरों का ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, सारा पैसा दिल्ली और राजधानियों में होगा, उपेक्षा होगी गांवों की, तो नतीजा क्या? वही जो आज हो रहा है। तो भला हो मणिशंकर अय्यर का जो बिल लेके आया, और कुछ कोशिश, कुछ शुरुआत, कुछ इब्तिदा उसने की कि हाँ पंचायत राज होना चाहिए। अब यह मैं आपको बताऊं, पंचायत राज में कुछ सावधानी भी देनी चाहिए थी बनाते समय। अब आप खुद पढ़ते हैं, हम लोग जानते भी हैं, पत्नी चुनी गई और पति काम कर रहा है। ये क्या वर्चस्व, ये क्या तर्क है, ये क्या तुक है? अरे वो चुने गए, उनका शिक्षित कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। महिला बेहतर चला सकती है पंचायत को बजाय पुरुष के। पुरुष पे प्रेशर होता है, पुरुष के लाभ के नजरिए होते हैं, वो अपना स्वार्थ देखता है। इस पर भी तो गौर करना चाहिए कि नहीं, जहाँ महिला चुनी गई है उसी का असर्शन, उसी का वो कारीगर साबित होगी, न कि उसके परिवार वाले। ये भी नहीं हुआ। अक्सर हम लोग अखबार पढ़ते रहे जो बातों को, अरे कौन पंचायत चला रहा है, क्या है, बड़ा एक मजाक सा हो गया, एक विद्रूप बात की थी, एक विडम्बना थी इस देश के पंचायत सिस्टम से। और राव साहब, मैं आपके मित्र हैं जस्टिस पांडे जी, वो तो ग्राम सरकार चलाने के लिए वर्षों से आंदोलन में हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा काम भी किया है जस्टिस पांडे, और यूपी में लखनऊ से लेके बाकी जगहों पे। वो ग्राम सरकार की जो बात थी, वो आजादी के, जो आप कहें कि आजाद भारत का जो एक सपना था, जिसमें ऐसा लगता था, मुझे लगता है कि एक बार हम अग्निहोत्री जी के पास जाएंगे, शायद वो आ गए हैं दोबारा। राव साहब, मैं माफी चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि शायद अब वो कनेक्ट हो गए हैं। अग्निहोत्री जी के पास मैं जाता हूँ सीधे कि अग्निहोत्री जी, हम लोग इस बीच में बहुत सवाल पे चर्चा किए हैं, और लेकिन आपकी अनुपस्थिति में चर्चा किए, तो हम फिर मूल सवाल पे ही आ जाते हैं कि आजादी। आ रही है आपको? अग्निहोत्री जी तो जुड़े। अग्निहोत्री सर बोल पा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। देख तो रहा है अग्निहोत्री जी एकदम उनका, नहीं, आवाज ही नहीं आ रही उनकी। ठीक है, आप प्रश्न लीजिए राव साहब से, तो फिर मैं देखता हूँ। नहीं, तो मैं यही कह रहा था, इसको हम लोग कहते हैं लॉपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एकांगी विकृत प्रगति हो रही है उपेक्षा के हिसाब से।
अब आप खुद सोचिए, एक सड़क बनती है शहरों में, कितना पैसा खर्च होता है? नितिन गडकरी तो हिसाब देते हैं, आजकल बताते हैं, अरबों रुपए होता है। गांव में संपर्क रोड नहीं बन पाए, उसके लिए भी जाके 1980-82 के बाद जब नक्शे बराव आ गए थे तब थोड़ा प्रयास किया गाँव को शहरों से जोड़ने का, नदियों के ऊपर पुल बनाने का प्रयास ही नहीं हुआ किसी। आप देखिए पहली 4-5 वर्षीय योजना देख लीजिए, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको, कोई ऐसा प्रयास नहीं था कि गांव को जोड़ा जाए। अब भले ही तेजी से काम हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बात आज से 50 साल पहले क्यों नहीं की गई? एक समुच्चय विकास होता, समुचित विकास होता और किसी की उपेक्षा न होती। तो विनोद भाई, अब ये सब इतिहास के सवालिया चिन्ह है, जो हो गया वो हो गया। राव साहब, मैं एक बार अपने डॉक्टर साहब दिलीप साहब के पास जाता हूँ, ये कम्युनिकेशन के प्रोफेसर है। मुझे लगता है कि हमारे बीच में समाज का और सरकार के बीच में जो संवाद है उसको शायद बेहतर समझते होंगे कि दिलीप जी, प्रॉब्लम कहाँ है। मैं कल देख रहा था, अभी पिछले एक हफ्ते से मैं आपको बिहार के कुछ झांकियां दिखाता हूं कि अभी हमारे यहाँ पूरे देश में या पूरी दुनिया में आप कह सके, पवित्र रमजान का महीना है, रोजा का और इफ्तार का बहुत धूमधाम से है। और आप अक्सर बिहार का वो तस्वीर देखेंगे कि एक दूसरे के यहाँ बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। वही सारे लोग हैं, वही नेता हैं और वही सारे बैठने वाले लोग हैं। और उसमें एक पावर और स्ट्रेंथ का एक ये दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ इतनी भीड़ जुटती है, हमारे यहाँ इफ्तार में इतने लोग आते हैं। वही लोग हैं जो यहाँ भी जाते हैं, वहां भी आते हैं। लेकिन मुझे उसमें कोई गरीब नहीं देखा, मुझे उसमें उन भीड़ के शामिल में वो आम जनता नहीं दिखा कि जिनको वाकई में, जिनको अगर इस रोजा इफ्तार से उनको जोड़ने की जरूरत थी, जिनको उसमें सम्मान की जरूरत थी, वो नहीं थे। वो सब सत्ता के वो लोग हैं, टूल्स हैं, जो यहाँ भी बैठते हैं, वहां भी बैठते हैं। इसलिए हमने कहा था कि एक दूसरे का पीठ खुजाते रहो और सत्ता की मौज लेते रहो। तो मेरा दिलीप जी ये सवाल है आपसे कि ये जो सत्ता में एक गठजोड़ बनाने का और सत्ता में काबिज रहने का जो ये फॉर्मूला बनाया जा रहा है, खास करके जितना जो बैकवर्ड स्टेट आप देखें वहां पे, तो क्या ये लगता नहीं है कि हम जब बाबू कुंवर सिंह को याद करते हैं, आजादी के उस स्वतंत्रता सेनानी के उस त्याग और तपस्या को याद करते हैं, तो लगता नहीं है कि उनको हमने ठगा है या इन लोगों ने हमें ठग लिया है? दिलीप जी जी, आपने बिल्कुल एक वाजिब सवाल पूछा है। और मैं अगर अपने दृष्टि से, कम्युनिकेशन की दृष्टि से इसको देखने की कोशिश करूं, तो संचार की एक क्राइसिस तो रही है। और क्राइसिस किस रूप में रही है, आप समझिए इस बात को। मैं राजनीति विज्ञान का भी छात्र रहा हूं, मैं पत्रकारिता का भी छात्र रहा हूं, तो मैं ये समझने की विद्यार्थी के तौर पे ये कोशिश करता रहा हूं कि जो मैंने कहा कि आत्ममोह में जो आत्म आकर्षण है और अपने लिए स्वांतः सुखाय की जो स्थिति है, उससे लोग बाहर निकल नहीं पाए। पहली स्थिति तो ये। दूसरा अगर बिंदु आप देखने की कोशिश करें कि वर्तमान सरकार ने ऐसे क्या किया जिससे कि लोगों का जुड़ाव और बढ़ता चला गया। वर्तमान सरकार ने वो सारी योजनाएं लागू की, जैसे जनधन योजना की लाभ वहां पर भी ले रहे हैं लोग। कुंवर सिंह के उस सपने को साकार करने की एक दृष्टि है। मैं एक मैडम ने एक बात कही है कि बीजेपी सरकार को सूद लेते लेते 7 वर्ष लग गई। मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक उस रूप में नहीं रखता, क्योंकि याद करिए प्रधानमंत्री का वो दौरा, बिहार का पहला दौरा जिसमें उन्होंने कुंवर सिंह जी का नाम लेते हैं, वो ये जरूर है कि आज हम उनको याद कर रहे हैं अमृत महोत्सव पे। ऐसा नहीं है, उनको एक पूरी सूचीबद्ध तरीके से किसी भी सरकार के लिए, एक छोटा सा परिवार में अगर आप बात करें तो कम से कम हम उसको याद कर रहे हैं। उनके सपने को साकार करने में जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में, जैसे आपने राव साहब ने कहा कि, या आपने स्वयं भी जिक्र किया, 1959 में नागौर से जो पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो एक सपना देखा जाता है, और अंत्योदय का सपना जो पंडित दीनदयाल जी देखते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति का भी उदय हो, ऐसा अगर कोई एक मैकेनिज्म बने, तो आप याद करिए कि ये दोनों ही पंचायती राज के पूरक। यही कुंवर सिंह जी की भी शायद भावना रही है।
और उसको जोड़ते हुए। तो ये गैप जो है कि केवल आत्माकर्षण में रह करके मुझे फायदा मिले और प्रधान सेवक, जो प्रधानमंत्री स्वयं अपने आप को कहते हैं, नेता सेवक नहीं रह गया है, वो शासक बन गया है। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि एक दूसरे का पीठ खुजाते रहो, सत्ता का आनंद भोगते रहो, वो वाली स्थिति है। तो दूसरा बुलेट पॉइंट तो ये है। तीसरा ये है कि बिहार के लोगों में कुंवर सिंह को समझने और पढ़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने शोध पीठ या इस तरह के जो लिटरेचर है जो अमित जी भी लेकर आने जा रहे हैं, उस तरीके के छोटे छोटे लिटरेचर्स भी बनने चाहिए ताकि लोग जान सके, जागरूक हो सके। एक तीसरा पॉइंट मीडिया के प्रोफेसर या छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि छोटे छोटे उनके कृतियों के छोटे छोटे फुटेज बना करके और वो सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत जल्दी कोई चीज वायरल होती है, तो अगर सर्कुलेट किया जाए तो वो लोगों तक पहुंचेगा। और जहां तक एक और बात है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बिहार के लोग नहीं जानते, इससे थोड़ा सा मैं और इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते तो हैं, लेकिन लेट इट बी, होने तो जो हो रहा है वो वाली जो स्थिति है उसमें बड़ा अजीब सी स्थिति है। क्योंकि मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ, सिवान, छपरा, पचरुखी, जीरादेई, इन सब जगहों पर मेरा जब बतौर पत्रकार मेरा घूमना रहा है, मैं मधुबनी में भी गया हूँ, मैं वहां दरभंगा में भी कुछ जगहों पर जाकर के घूम कर आया हूँ। तो लोग वहां पर इस दृष्टि से हैं, लेकिन वहां से जो पलायन हुआ, जो दिल्ली जैसे शहरों में या मुंबई जैसे शहरों में जो पलायन हुआ, वहां के जो लोग जागरूक लोग थे, जो जो जानते थे पंचायती राज व्यवस्था को, एक एक अगर काउंसिल का जिक्र कर दूं तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा। बिहार झारखंड विकास परिषद करके एक बनाया गया था, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें उसको उसका यही दृष्टिकोण था कि क्या बिहार में कमी है, केंद्र की सरकार की कौन सी योजनाएं वहां लागू नहीं हो पा रही, उसको किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और केंद्र सरकार तक उसको पहुंचाया जाए। तो ये सारे दृष्टिकोण मुझे लगता है कि लोगों तक जागरूकता और मीडिया का उसमें जो एकांगी रोल कि स्वांतः सुखा, मीडिया का भी और राजनेताओं का भी एकांगी रोल, हम लोग स्वयं मीडिया के रहे हैं, आप भी जानते हैं, आप स्वयं मीडिया से हैं, एकांगी रोल हम लोग इन दिनों जरूर बिहार के उस ग्रास रूट में जाकर के पत्रकारिता करते रहे, लेकिन पुराने जमानों में राजनीतिक परिवेश ऐसा था कि हम लोग क्या वो रिपोर्टिंग कर पाते थे क्या, या क्या वो स्थिति सहज थी क्या। आप सोचिए कि यहाँ वर्तमान सरकार के आने के बाद भी पिछले चुनाव में पत्रकारों की हत्या हो जाती, पत्रकार अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। तो वो जो गैप है, थ्रेटनिंग गैप है जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये जरूर कहना पड़ेगा कि अभी जो वर्तमान सरकार के प्रयास हैं, पिछले कुछ एक 10 वर्षों में आप देखिए बहुत बेहतर स्थिति हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आदर्श स्थिति हो गई है, लेकिन पहले की जो स्थितियां थी उससे एक बेहतर प्रयास हुआ है, उसमें अपने राइट विंग के लोगों का वहां पर पेनिट्रेशन बढ़ा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत बात से इत्तेफाक तो रखता हूं, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो एकदम ऐसे लगता है कि हम लीक से हटके कुछ सोचने का एक जो जज्बा होना चाहिए, जो बाबू कुंवर सिंह ने हमें एक आदर्श के रूप में दिखाया था, जो अनीता ने बहुत शानदार तरीके से उसको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं एक बार अनीता जी को ही उन्हीं के पास आता हूँ। अनीता, आप देखिए बिहार की हालत को देखिए। इस बिहार में पिछले 30-35 साल से अगर आप देखें तो सत्ता का एक फार्मूले के हिसाब से चल रहा है, तुम्हारा जंगल राज, हमारा जंगल राज, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये सारी चीजें परंपरा चल रही है। लेकिन एक भी फ्रेश आइडिया लेके इस बिहार में मुझे नहीं लगता कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने कुछ किया हो। एक 30-35 साल का जो लंबा कालखंड है वो बहुत होता है, कई जनरेशन जो है उसमें खप जाते हैं। 2-3 जनरेशन तो हो ही गए होंगे बिहार का जो इस कालखंड को देखा है, लेकिन एक आइडिया उसको नहीं मिला जिसके कारण उनके जीवन में कुछ खुशहाली लौट सके। अनीता, मैं आजकल देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत वायरल फोटो, अभी वीडियो जो है और तस्वीरें जो है यूपी से दिख रहा है। मैं देख रहा हूं कि नए स्वास्थ्य मिनिस्टर है ब्रजेश पाठक, उनको मैं देखता हूं एक एक हॉस्पिटल वो घुस रहे हैं और एक एक जगह ज्यादा के हॉस्पिटल में होने वाली सुविधाएं जो आम लोगों को मिल रही है उसको वो लोगों से पूछ रहे हैं। आम मरीज बनके वो लोगों के क्यू में खड़े होते हैं, दवा के काउंटर तक जाते हैं। ये इनिशिएटिव एक भरोसा पैदा करता है सरकारी सिस्टम पे। क्या बिहार में ऐसे मंत्री नहीं है क्या? क्या बिहार के मंत्रियों में इस तरह का जज्बा नहीं है क्या कि वो आम लोगों के साथ जुड़ पाए या आम लोगों के दुख दर्द को समझ ले एक बार जमीन पे उतर के? या इन लोगों को पता है कि उनको हेरा फेरी
और जाति का जो उनका कॉम्बिनेशन है, उनके हिसाब से उनको सत्ता में आना ही आना है, चाहे मीडिया इस पे कुछ भी कहे, बुद्धिजीवी इस पे कुछ भी कहे। अनीता, देखिए ये बात जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं उनके बात से वो हम लिपापोती नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने अंतर मन में या अपने ही कामों का की समीक्षा नहीं करेंगे, तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम तारीफ तो कर सकते हैं, हम कोई भी निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बिहार को लेकर के कभी भी लिपापोती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार, अगर भारत बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, भारत बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन बिहार नहीं जाएगा तो भारत पिछड़ा ही रहेगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत के संपूर्ण विकास के लिए बिहार का विकास होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि यूपी में मैं तो खुल के बोल रही हूँ कि बिहार को भी एक योगी की जरूरत है, क्योंकि अब बात रही बीजेपी की बीजेपी याद तो की, ये एहसान किया क्या? याद तो की, ये एहसान है क्या? अरे याद तो पहले करना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। पॉलिटिक्स तो बीजेपी की बिहार को लेकर भी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है बीजेपी की पॉलिटिक्स? बिहार में कोई भी एक सशक्त नेता बीजेपी अभी तक नहीं खड़ी कर पाई है। 7-8 साल हो गए केंद्र में राज्य करते हुए, और बिहार में आपके पास डिप्टी सीएम किसने आपको दिया है? कौन सा डिप्टी सीएम है आपके पास जिसको दिया है? क्या वो बिहार में एक कैडर खड़ा कर सकता है? उस नेता के भरोसे आप अपना कैडर बिहार में खड़ा कर सकते हैं? कई मंत्री भी बिहार में हैं जो बीजेपी के हैं, मतलब सहयोग की सरकार है ये, तो वो मंत्री अभी तक क्या कर रहे हैं? या नीतीश के, इस निष्क्रिय नीतीश जी के दबाव में इतने ज्यादा है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया कि आप जाइए वहां संभालिए। शाहनवाज हुसैन जाके वहां क्या कर रहे हैं? ये पॉलिटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से कीजिए ना। ये ऐसी पॉलिटिक्स जिससे वहां के नागरिकों की या वहां के उस राज्य के पिछड़ापन में आप सहयोग दे रहे हैं, और सालों बाद एक बार अमृत महोत्सव के नाम पे बाबू कुंवर सिंह को याद करके आप बिहार के लोगों को पर एहसान जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज मत जताइए, इसकी भी जरूरत नहीं है। अनीता, मैं एक बिहारी होते हुए आपका वो ये रिएक्शन तो मैं समझ सकता हूँ, और मुझे लगता है कि इस रिएक्शन में ये बिहार के जो भी लोग होंगे जिनकी अपने एक लगाव है, एक इमोशंस है बिहार के। हम और आप बिहार में नहीं रहते हैं, हम आप बिहार से बाहर है, लेकिन एक टीस तो मन में है कि ये बिहार में ऐसा हो क्या रहा है। मैं एक बार अग्निहोत्री जी के पास फिर जाता हूँ, शायद उनका जो है वो कनेक्ट, मैं फिर से नेटवर्क देख रहा हूँ कि वो शायद जुड़ गए हैं। अग्निहोत्री जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? क्या मेरी विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मिल रही है विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अग्निहोत्री साहब। बस फिर ठीक है। अरे बिंदास आ रही है सर, दुरुस्त हो गया जी, बहुत अच्छा हो तो गया। अग्निहोत्री जी, मैं बस वही पुराने सवाल पे आता हूँ कि संस्कृति को, अपने परंपरा को, अपने आदर्शों को विस्मृत करने की जो हमारी बीमारी है, क्या हमारे बिहार में ये कुछ ज्यादा है या अमूमन देश का ही यही हालत है? अग्निहोत्री जी देखिए विनोद जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, और अभी डॉक्टर राव भी बोल रहे थे, मैं सुन सभी का रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी कोई नहीं सुन रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, गड़बड़ हो रही थी। तो अभी आवाज जुड़ी है। एक आपने शुरू किया कि तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ। ये विषय केवल राजनीति का नहीं है, ये हमारे साहित्य में तो बहुत ही ज्यादा है। आप मुझे कहिए कि अग्निहोत्री जी हिंदी साहित्य के प्रेमचंद हैं, तो मैं आपको तुरंत कहूंगा कि विनोद मिश्रा जी हिंदी साहित्य के रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो एक दूसरे की पीठ खुजाएंगे और एक दूसरे को बढ़ाएंगे। ये हर क्षेत्र में है, केवल राजनीति का मामला नहीं है। और दूसरा, मुझे एक बात और लगती है, जब हम बाबू कुंवर सिंह की याद कर रहे हैं, जो उन पर चर्चा कर रहे हैं, एक जो नई प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से पैदा हुई है। जब गांधी की बात आती है तो अब बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि गुजरात के गौरव थे, और कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि वो वैश्य समुदाय के। मैं अभी लुधियाना में एक कार्यक्रम था, उसमें बहुत सा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि वैश्य समुदाय के विश्व स्तर के नेता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई। ये जो अब नेताओं का जन्म स्थान और जाति देखकर
उनको जल्दी जल्दी अपने खांचे में फिट करने की कोशिश हो रही। मुझे लगता है ये थोड़ा नकारात्मक भाव वाली बात है। बाबू कुंवर सिंह की जब हम बात करते हैं तो वो केवल बिहार के नहीं थे। ये ठीक है कि मैटर ऑफ चांस उनका बिहार में जन्म हुआ और बिहार में रहे, लेकिन उनका जो कार्य था वो पूरे हिंदुस्तान के लिए था। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हमें किसी एक प्रांत से बांध कर नहीं देखना चाहिए। दूसरी जो मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं, देखिए हमारे गड़बड़ क्या है भाई, 1857 में हमारी आजादी की पहली लड़ाई हुई थी। अब हमारी हिस्ट्री में उसको प्रॉपर जगह नहीं दी जा रही। पहले तो लोगों ने उसको आजादी की पहली लड़ाई माना ही नहीं। अंग्रेजों ने तो कह दिया भाई साहब ये लड़ाई लड़ाई क्या थी, ये तो थोड़ा मिलिट्री वालों ने गदर कर दिया था, हमने तुरंत दबा दिया। अभी मैं कुछ नई किताबें पढ़ रहा हूँ, उसमें तो कहते मंगल पांडे थोड़ा नशे का आदी था, उसने नशा करके गोली चला दी और बाद में फिर उसको सजा दी और मामला खत्म हो गया। ये तो सावरकर ने जब पहली बार लिखा कि 1857 का जो ये संग्राम था ये आजादी का पहला संग्राम था, तब धीरे धीरे इस बात को माना गया। अब आप यदि इसको 1857 को आजादी का पहला संग्राम मानते हैं तो बाबू कुंवर सिंह एक कड़ी में एक हिस्सेदारी है उनकी। जाने ये पूरा 1857 की लड़ाई का एक पूरा श्रृंखला है, एक पूरा नेटवर्क है। उस नेटवर्क में किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, वो जिन्होंने योजना बनाई होगी वो निश्चित ही होगा। ये ठीक है कि योजना मंगल पांडे ने गुस्से में आकर या गॉड नोज कैसे गोली चला दी और योजना वो सारी पहले हो गई, लेकिन इवन देन पूरे हिंदुस्तान में कुछ समय के अंतराल में ही अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह हो जाना और बाबू कुंवर सिंह जी की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं जिसके कारण उनके आगे श्रद्धा से सिर झुकता है, 80 साल का आदमी और दानापुर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा संभाल लेता है। भाई अब 80 साल वालों को तो अब भी गवर्नमेंट कह रही कि कोरोना से बचो, घर से बाहर ना निकलो, 80 साल वाले घर के अंदर ही रहें, बड़ा खतरनाक है। तो ये जो 1857 का संग्राम था ये तो कोरोना से भी भयंकर था भाई। ये तो एक प्रकार से असमान लड़ाई थी और उस लड़ाई में हिंदुस्तान के लोग जूझ रहे थे। उसमें अपने बाबू कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अपने भाई को भी साथ लेकर संग्राम में कूद पड़े। और अभी शायद अनिता जी ने कहा विक्रम राव जी ने कहा कि गुरिल्ला युद्ध में जो शिवाजी मराठा ने शुरू किया था उसमें प्रयोग किया था और बाबू कुंवर सिंह ने उससे भी ज्यादा उसका लाभ उठाया। तो मेरा ये कहना कि भाई 1857 की जो आजादी की पहली लड़ाई है उसको इन टोटलिटी हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। उसमें से हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2-4 लोगों को उठा लिया, उनका स्टिकर लगा दिया हिस्ट्री की किताब पर, जैसे अब हो ही रहा है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का स्टिकर लगा देते हैं, लेकिन जो पूरा क्रांतिकारी आंदोलन था उसका इंटेग्रल बेस है तो हम स्टडी नहीं करते। आंदोलन की स्टडी करना और चीज है, व्यक्ति की स्टडी करना बिल्कुल और चीज है। इसी प्रकार 1857 की आजादी की लड़ाई का पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन करना, उसका फल क्या हुआ, योजना किसने बनाई, कितनी सफलता मिली, उसमें फिर हीरो जो है, नायक हैं, वो आइडेंटिफाई होंगे। और बाबू कुंवर सिंह उनमें से बहुत, जिसको कहना चाहिए, अग्रणी नायकों में से थे। और आज मुझे लग, जैसे अभी शायद डॉक्टर दिलीप जी कह रहे थे कि शोध पीठ बननी चाहिए, ठीक है, शोध पीठ बननी चाहिए यूनिवर्सिटी में। हम जब भी बात करते हैं तो मामला शोध पीठ तक ही आता है, लेकिन हिस्ट्री में हमें उसको री इवेल्युएट करना चाहिए। बहुत और अच्छा। केवल 1857 की आजादी की लड़ाई नहीं, जो पैरेलल आंदोलन क्रांतिकारियों को चला था उसको भी इवेल्युएट करना चाहिए। और क्योंकि कांग्रेस का आजादी का आंदोलन और क्रांतिकारियों का आजादी का आंदोलन वो एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर थे। उनका तरीका और था, उनका तरीका और था। इसी प्रकार बाबा साहब अंबेडकर ने, और मैं डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम भी लेना चाहूंगा, उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था उसका तरीका और था, वो तीसरी लहर थी। और चौथी लहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बाहर जाकर उन्होंने दूसरे देशों की सहायता से एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया। मुझे लगता है जो 4-5 जो एक प्रकार से आंदोलन है, 1857 का कांग्रेस का आंदोलन, और उसके बाद ये क्रांतिकारियों का आंदोलन, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार का आंदोलन, और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन। इनको इनकी पूरी समग्रता में अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हमने बाकी सभी आंदोलनों को छोड़ दिया, उनमें से 5-7-8 आदमी सिलेक्ट कर लिए और उनके स्टिकर हम जगह जगह लगा रहे हैं। जिन भगत सिंह का है,
ये बाबू कुंवर सिंह का है, ये चंद्रशेखर आजाद का है। इस प्रकार से स्टिकर लगाने से आप किसी को इवेल्युएट नहीं कर सकते। और आज वक्त आ गया है कि हमें इस पूरी समग्र श्रृंखला को इवेल्युएट करके उसको हिस्ट्री में उसका उचित स्थान देना चाहिए। दूसरी बात भाई विनोद जी, आप बीच बीच में आप बात बिहार की करते रहे कि बिहार में पंचायतों में गड़बड़ हो रही है और मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया है। और मैं तो जब बिहार के बारे में भाई पढ़ता हूँ तो कहते गणतंत्र बिहार में ही स्थापित हुए थे। गणतंत्र का मतलब एक प्रकार की पंचायती व्यवस्था ही है कि सभी से सलाह मशवरा करके बात की जाए। अभी भी हिंदुस्तान के बहुत से स्थानों में जहां आपका स्टेट पंचायती सिस्टम चाहे है चाहे नहीं है, देखिए दो प्रकार के पंचायती सिस्टम हैं। एक है स्टेट का पंचायती सिस्टम, एक है समाज का अपना पंचायती सिस्टम। अभी मुझे नहीं पता बिहार में क्या स्थिति है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पंजाब में अभी क्या होता है। अग्निहोत्री साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ये हमारे पास अभी टाइम कम है और मुझे तो लगता है कि जो आपने जो अपना एक ऐसा वाक्य रखा है जो अमिट छाप छोड़ दिया है लोगों के जेहन में, जो भी हमारे सुन रहे होंगे दर्शक, आपने जो एक धारा का संगम को स्वतंत्रता आंदोलन बताया है और आजादी का एक प्रतिफल बताया है, मुझे लगता है कि इस देश में हमारी नई पीढ़ी को, लोगों को जानना पड़ेगा कि ये स्टिकर लगाने से काम नहीं चलेगा। ये हमें अपने उन सारे लोगों को, अपने उन सारे धाराओं को समझना पड़ेगा और उस धारा के उस महान जो उनका सेक्रीफाइस है उसको भी, आदर्श को, उसको सम्मान करना पड़ेगा। तभी इस देश की इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। राव साहब, मैं चलते चलते आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। अभी अग्निहोत्री जी जुड़े तो बाद में, लेकिन उन्होंने जो धारा बहाई वो एकदम गंगा की धारा बहा दी। तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा राव साहब कि ये जो टोकन, ये इस तरह की चीजें होती रही है परंपरा में, और ये जब होड़ चली और इतिहास लेखन से लेके और आज तक पे, ये परंपरा ने क्या, ये सत्ता में शीर्ष बैठे हुए लोगों ने एक तरीके से इंडिया में एक बहस को सार्वजनिक रूप से होने नहीं दिया इन महापुरुषों को लेके, या उनका एक कोई डिजाइन था जिसके कारण ये चीजें जो है कुछ परिवारों और कुछ चेहरों तक ही सीमित रह गई थी? राव साहब, कुंठित करने की साजिश की गई। बहुत धारदार विश्लेषण रहा कुलदीप भाई का, बहुत शानदार कहा है, उसमें गौर करना चाहिए हम लोगों को। मैं मानता हूं कि इच्छा शक्ति का भाव और टालू आदत ये खास कर रहा जो नुकसान पहुंचाया। जैसे बताओ बिहार में क्या हो रहा है आजकल। अभी मुझे लोगों ने बहुत धमकी दी थी, शायद मार डाले, बताइए क्या कर देंगे। मैंने ये लिखा था 2 हफ्ते पहले कि ये राष्ट्रीय हीरोज को, राष्ट्रीय जो नायक है, इनको जाति से मत जोड़िए, इनको जातिगत खांचे के अंदर मत खींचिए। और मेरा जिक्र था कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को इन लोगों ने दिखा दिया कि एक विशेष जाति के हो। ये गलत है। मैंने थोड़ी उसमें आलोचना की थी, हो सकता आप लोग सहमत न हूँ, अशोक के बारे में था कि अशोक की बौद्ध और अहिंसा नीति के कारण भारत की राष्ट्रीय सैन्य शक्ति को नुकसान हुआ और जिसके गांधी जी कहते थे वो और कमजोर हो गई, जिसका नतीजा क्या हुआ कि हम लोग मुगल अंग्रेज किसी से मुकाबला नहीं कर पाए। अगर राष्ट्रीय स्तर पे सैन्य शक्ति बनी रहती तो ये नौबत ना आती। मैं अहिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र सुरक्षा में सैन्य शक्ति बात कर रहा हूँ। और मार लोग ऐसे मुझे मुसीबत कर दी, मैं सोचा मेरी पति विधवा हो जाएगी। राव साहब, मैं इसमें एक चीज तो माफी चाहूंगा। ये आप देखिए कि ये मगध साम्राज्य का जो ये उद्भव है और बहुत सारे चीजें लोगों में बताया नहीं गया है, ये आप ये एक बात तो मैं आपको जानना, ये मुझे लगता है कि मुझे बताने में थोड़े से संकोच है आपके सामने में, और जहां अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं वहां बात करने में। बिहार का जो ये मगध साम्राज्य है और अशोक और चंद्रगुप्त की वो डायनेस्टी की बात की जाती है, उसके पीछे बिहार का ट्रेड एंड कॉमर्स और बिहार का जो इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल्स था राव साहब, वो इतना पावरफुल था। हम भले ही आज गरीब हों और पिछड़े और बीमारू राज्य के रूप में जाने जाते हों, लेकिन राव साहब ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूप में बिहार उस दौर में भी आप कहें तो कई कई देशों से आगे था। और इसलिए ये साम्राज्य जो आगे गया,
हम थैंक्स करेंगे या सलाम करेंगे अपने चाणक्य को, जो कम से कम उस बिहार की उस धरती से अर्थशास्त्र को लाके बताया कि ये देश जो है वो देश तब होता है जब उसके साथ अर्थ जुड़ता है, और अर्थ तब जुड़ता है जब आप कॉमर्स करेंगे। और ये कॉमर्स करना ही हमने, बिजनेस करना ही बिहार में भूल गए हैं, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से हमें बताया जाता है। मैं डॉक्टर दिलीप जी के पास चलता हूँ कि डॉक्टर दिलीप जी, जो सबसे मूल कारण है बिहार के सियासत को एक तरीके से कंफ्यूज सीन होना, उसके पीछे सबसे वजह जो है वो वहां का अर्थतंत्र का आप कहें फेल्योर होना है। कॉमर्स के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में वहां के नेताओं ने सोचना छोड़ दिया है। तो इसलिए ये जो गठजोड़ है, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो हुलूम आप देख रहे हैं, जुलूस देख रहे हैं, वो ऐसे लोगों का है जो नाकाबिल लोग हैं, लेकिन सत्ता पे उनकी जो मजबूती है और सत्ता में रखने के लिए जो उनकी एक भूख है, वो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर दिलीप, आपका क्या सोचता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत होते हुए भी दो चार बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो ये कि बिहार में पोटेंशियल नहीं है, ऐसा हम नहीं मान सकते। वो पोटेंशियल बिहार में आना जरूरी है। वो बिहार में पोटेंशियल, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट से लेकर के तमाम व्यवसायी को देख रहे हैं, तो उसमें बिहार का एक अच्छा खासा भागीदारी है। उन सभी को दोबारा बिहार में वापस लाना, और उस वापस लाने की कड़ी में एक राजनीतिक सकारात्मक माहौल बनाना, समाज में सुरक्षा की भावना होना, ये कुछ एक मेजर वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर इस पर काम किया जाए तो पुनः उस जो गौरवशाली जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं उसको प्राप्त किया जा सकता है। और एक दूसरी बात जो मैं बड़ा विनम्रता के साथ इस मंच में रखना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव अग्निहोत्री सर के सामने, हम जिनको पढ़ करके बड़े हुए हैं उनके सामने बोलना, या राव साहब के सामने बोलना, या आप स्वयं में भी अपने आप में आपका इतना अध्ययन रहा है, रिसर्च रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करें तो बिहार को जो वहां की अपने इसेंस है, जो अपने अपने इंडस्ट्री है, जिसको स्किल इंडिया के तौर पर भी इस समय पॉलिश करने की आवश्यकता है, उस पर अगर काम किया जाए तो वहां इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसमें विश्वास अगर बढ़ाया जाए तो वो काम होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात कि वहां के जो निचले तबके के लोग हैं उनको विकास के कड़ी से जोड़ना, अन्य सामाजिक कड़ियों से छोड़ करके, सामाजिक जो अलग अलग मान्यताओं को छोड़ करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि प्लेटफॉर्म नाम लेने का नहीं है। कुंवर सिंह जी ने शायद जो आपने शुरुआत में एक स्टेटमेंट दी थी कि जाति से बढ़ करके एक पासी जाति की औरत की आपने एक स्टेटमेंट वहां पर दिया था, उसको हटा करके जो उनके अपने व्यवसाय हैं उसको प्राथमिकता देते हुए अगर इन चीजों को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि बिहार की जो स्थिति है वो बेहतर बनाई जा सकती। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में चलते चलते अनीता जी से एक कमेंट तो जरूर लेना चाहूंगा, और उन्हीं से मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को सब एक खत्म भी करना है आज के लिए। अनीता जी, इससे पहले हमने इसी बिहार स्वाभिमान में हमने एक प्रोग्राम की थी, इसी चर्चा में हम लोगों ने लाया था, वो था बिहार के पलायन के दर्द का। चिट्ठी ने तार बुझू, बुढ़िया बीमार बुझू। एक संवेदना का वो ये है पलायन के लेके, जो बिहार के कवियों ने, बिहार के संगीतकारों ने जो जब तब अपने दर्द को बखान किया है कि बिहार में वो औरतें जो अपने पति के विदेश जाने के बाद या बिहार से बाहर जाने के बाद जो उनकी पीड़ा है, उसको लेके वो लगातार लिख रही है। ये कालिदास ने ही मेघदूत में नहीं लिखा था, बिहार के आज भी के जो कवि है आधुनिक, वो भी परदेसिया के लिए ऐसे ही चिट्ठी और तार लिखते रहते हैं। बिहार का ये पलायन का दर्द कब मिटेगा? और क्या ये सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको एक उस पत्नी के जो गांव में बैठी हुई है, बरसों से इंतजार करते हैं कि उसके पति फिर आएंगे, फिर वो गांव में उनके लिए फिर से वो पूंजी जुटाएंगे और उनकी रोजी रोटी का साधन जुटाएंगे, ये परिस्थिति क्यों नहीं बदलती है बिहार की? अनीता जी, अनीता जी शायद अनीता जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे लगता है कि अग्निहोत्री सर से कंक्लूडिंग रिमार्क मिल जाए। हाँ, मैं लास्ट में अग्निहोत्री जी के पास ही आता हूँ। और अग्निहोत्री जी, मैं माफी चाहूंगा, आज जो है हम आपको काफी देर हम लोगों ने इंतजार कराया और आवाज आते आते हम लोगों के पास में सबसे लास्ट में पहुंची है। मैं लास्ट में रिमार्क आपसे ये चाहूंगा कि हम जो रास्ते भटक गए हैं वो रास्ते हमको फिर से कैसे मिले,
और नई पीढ़ी को कम से कम आपके लिए क्या संदेश होना चाहिए कि जो अपनी शाश्वत परंपरा है उसको पहचाने और विस्मृत होने की जो बीमारी है उसको छोड़े, तो ये राष्ट्र फिर से एक बार गौरव का एक ये बनेगा और बिहार अपना जो उसका साम्राज्य और शौर्य है वो भी बिहार पा सकता है। इसको इस लेके आपका एक संदेश जरूर हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए विनोद जी, एक बात है, अभी हम सामान्य तौर पर सभी कहते रहते हैं इस प्रकार से, साहब हमारा देश तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया और हम तो पीछे रह गए, और ऐसा सामान्य तौर पर हम बातचीत करते ही हैं। लेकिन एक मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, डॉक्टर ए एल बाशम थे, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाते थे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री शायद पढ़ाते थे। उन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी थी, द वंडर दैट वाज इंडिया। वो लिखता है, कहता सबसे हैरानी की बात यह है कि मुगलों ने और क्रिश्चियंस ने, जब यूरोप वालों ने कह लीजिए, क्रिश्चियन ना कहना तो यूरोप वालों ने कह लीजिए, उन्होंने मुगलों ने, जाने अरबों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, मंगोलों ने, उनको मिला लीजिए, उन्होंने दुनिया में जहां जहां भी राज किया, 100 तो छोड़िए 20, 25, 30 साल ही राज किया, उस देश के कल्चर को भी खत्म कर दिया, उसको टोटली नया देश बना दिया, उसकी पहली सिविलाइजेशन को समाप्त कर दिया। और उसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा, कहता जी बड़ी हैरानी की बात है कि हिंदुस्तान पर लगभग 1000 साल राज रहा, थोड़ा उसको कम कर लीजिए, 700-800 साल रख लीजिए, और हिंदुस्तान की मूल पहचान बदल नहीं पाए। ये दुनिया में पहला और लास्ट उदाहरण है, और दुनिया में कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। वाह। तो भाई हमारे भीतर की जो जिजीविषा है, जो हम रूट से भी जुड़े रहते हैं, ऊपर से देखिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरत बिहार की तो मैं कहता हूँ और भी जो बड़ी खूबसूरती है, बिहार के लोग जड़ को नहीं छोड़ते, लेकिन ऊपर से जैसा वातावरण हो उस प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हैं। बहुत वही अच्छा। समाज बसता है जो जड़ से भी जुड़ा रहे और आधुनिक काल के अनुरूप अपना व्यवहार भी बना ले। और हिंदुस्तान के बचने का भी कारण यही है भाई, और बिहार को लेकर मुझे कोई निराशा नहीं है। बिहार का आदमी चाहे पंजाब में पहुंचकर, चाहे दिल्ली में पहुंचकर, चाहे तमिलनाडु में पहुंचकर तरक्की करता है, तो बेसिक उसका जो रूट्स है वो बिहार में ही है, तो वो बिहार को ही रिप्रेजेंट करता है, और बड़े स्केल में वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। बाकी भाई मिश्रा जी, दुनिया हिंदुस्तान के हर हिस्से से, ये ओडिशा से बाली में जाते थे लोग व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते, तो वो हर साल उत्सव मनाते थे। दीपक की वहां से जो हमारे प्रवासी आए उनको रास्ता ना भूलें। पंजाब के लोग जाते थे, बिहार के लोग जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। ये हमारी शक्ति का प्रतीक है, ना कि हमारे नेगेटिविज्म का प्रतीक है। कुछ लोगों ने नैरेटिव ऐसा बना दिया इसको नकारात्मक ढंग से, लेकिन हमें उस नैरेटिव से निकलना होगा, इसको अपनी शक्ति मानकर उसको आगे बढ़ना होगा। आप लोगों ने भाई मुझे भी विनोद जी बुलाया, और ये आपने ठीक कहा कि मेरी आवाज बहुत देर से पहुंची, लेकिन मेरी बदकिस्मती यही है, नहीं अग्निहोत्री जी, मेरी बदकिस्मती यही है कि मेरी आवाज सदा देर से ही पहुंचती है, तब तक मामला गड़बड़ हो गया। ये बहुत बढ़िया आपने कही। और मुझे लगता है कि इस देश में डॉक्टर अग्निहोत्री की आवाज सच में बहुत देर से पहुंची है। खैर, लेकिन एक आपने जो संदेश दिया है हमारे बिहार के लिए, और इस चीज को मैं पॉजिटिव नोट से ही इसको खत्म करता हूं आज के लिए, कि हमारी जड़ें जो है वो बहुत गहरी है, और हमारी जड़ें ऐसे जो झंझावात है उसको ये झेल लेगी, और हम बिहार एक बार फिर अपने उसी बाबू कुंवर सिंह के आदर्श पे चलेंगे। आप तमाम जो हमारे सुधीजन, बुद्धिजीवी और हमारे आदर्श जो हैं आज के पीढ़ी के, उन लोगों को यहाँ आने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम फिर मिलते हैं एक खास चर्चा के बाद। राव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को 1 घंटा से ज्यादा समय दिया। डॉक्टर साहब, दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।